Hello students. Today we are going to start our next topic in the life process chapter, that is the working of human heart, and after that we have to study about the excretions process. Okay. So generally हम लोग इसके बारे में study करेंगे, but let us take a brief review on the previous lectures. As we already know, there are the four processes: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन. ओके, ये सारी प्रोसेस के बारे में हम लोगों को ऑलरेडी पता है. न्यूट्रिशन में ऑटोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक का न्यूट्रिशन हम लोगों ने स्टडी किया था. ऑटोट्रोपिक के बारे में देखा था, तब जाके हम लोगों ने स्टोमाटा, क्लोरोफिल के बारे में स्टडी किया था. इट इज़ द 2 marks क्वेश्चन. व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ स्टोमाटा, व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ क्लोरोफिल. So you can write it easily. Also there will be discussion of the nutrition in the amoeba. So you can write there are the 4 processes: egestion, digestion, assimilation and ingestion. Okay, so these are the processes. After that we have studied the digestion in the human beings. How can the digestion take a part in the human beings? So there are mainly 7 parts. We have already discussed how to digest the food in our body. After that we have discussed the respirations process. So it will be taken the different types of respiration, aerobic and anaerobic. In the presence of the respiration takes in the oxygen's present, the respiration takes a place is called as the aerobic respiration, and in the absence of the respiration takes a place is called the anaerobic respiration. Okay, so these types of study already we have done. After that we have done the respiration in human beings and mechanism of breathing. And next we have started the transportation in human beings. So what will we have transported the blood. In blood we have transported the RBC blood cells, WBC, then we have transported the platelets. तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखी है. आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होती है, कैपिलरीज क्या होती है, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर देखा था हम लोगों ने. जनरली जो है वो 7 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को लिखाना सिखा दिया है कि भाई 7 पॉइंट्स जो है वो अगर स्ट्रक्चर पूछा जाए, draw and explain the human heart, so you have to just write the structure of the human heart. You don't have to write the working of the human heart. Okay, अब जाके आज हम बात करेंगे इसका वर्किंग के बारे में. जनरली वर्किंग जो है वो बहुत ही इजी है, बहुत ही ये अगर स्ट्रक्चर याद रहेगा आप लोगों को तो पूरा का पूरा वर्किंग जो है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा. जनरली हमारा जो काम है वो क्या है, हमारा ब्लड को सर्कुलेट करवाना हमारा काम है. अब ब्लड को सर्कुलेट कैसे करवा सकते हैं हम लोग, तो पहले तो ब्लड जो आएगा वो हम लोगों को सारी जगह पर पहुंचाना है. और वो कैसा ब्लड पहुंचाना है, वो पहुंचाना है हम लोगों को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सारे बॉडी के हिस्सों में पहुंचाना है. ओके, दूसरी बात कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आएगा वो ब्लड को हम लोगों को क्या करवाना है, वो ब्लड को हमको करवाना है फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर जाके हमको भेजना है सारे बॉडी के पार्ट के ऊपर. क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो वो क्या होगा, सर्कुलेट होगा, तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बराबर नहीं है. इस वजह से डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड जो आएगा शरीर के सारे हिस्सों में से रिटर्न वापिस, उसको हम लोगों को फिर से प्योर करवाना पड़ेगा, ऑक्सीजनेटेड करवाना पड़ेगा, और फिर जाके सारे हिस्सों में पहुंचाना पड़ेगा. ओके, तो इस तरह से सर्कुलेशन का पूरा प्रोसेस जो होता है, और डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो जाए इसकी वजह से इसके बीच में क्या होते हैं, सेप्टम्स जो होते हैं वो क्रिएट हुआ होता है. ओके, वर्किंग ऑफ द ह्यूमन हार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को जनरली बता देता हूँ. ओके, सबसे पहले क्या होगा कि भाई जो हमारा पल्मिनरी वेन है वहाँ से हमारा ह्यूमन हार्ट, वहाँ से हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या होगा, यहाँ से एंटर होगा. फिर हमारे लेफ्ट एट्रियम में से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में एंटर होगा. यहाँ से यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ से एंटर होगा. ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो उसकी बात कर रहा हूँ. ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो यहाँ से सर्कुलेट होगा. ओके, यहाँ से एंटर होगा, और एंटर होने के साथ साथ लेफ्ट एट्रियम में से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आएगा. यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब यहाँ से क्या आएगा, तो ऊपर से आएगा हमारा जनरली यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, जनरली यहाँ से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा. वो आएगा राइट एट्रियम में से राइट वेंट्रिकल्स में. अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स में जो इम्प्योर ब्लड आया है वो प्योर होने के लिए कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा लेफ्ट एट्रियम में. यहाँ पर वापिस यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा. ऑक्सीजनेटेड होने के साथ साथ वो वापिस यहाँ से सारे बॉडी के हिस्सों में चला जाएगा. ओके, तो जनरली इस तरह से हमारा जो वर्किंग है वो होगा. ये सिर्फ मैंने बेसिक आपको समझाया. अब स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देखते हैं. चलो,
तो सबसे पहला पॉइंट है व्हेन द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स फ्लोज इनटू इट थ्रू द पल्मोनरी वेन व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपांड एंड द ब्लड फ्लोज इनटू इट। यानी कि ये बात कि सबसे पहले पल्मोनरी वेन्स में से कहाँ कहाँ पर आएगा ब्लड, हमारा लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा। उसके बाद क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम जो है वो क्या होगा, हमारा लेफ्ट एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो एक्सपांड होगा और इसकी वजह से नीचे जो है वो ब्लड जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। अब आगे, then the left ventricle contracts and the oxygenated blood is pumped out through the aorta to all parts of the body। यानी कि अब क्या होगा कि अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या होगा, सीधा यहाँ से बाहर निकलेगा एरोटा से और सारे बॉडी के हिस्सों में चला जाएगा। ओके, यहाँ से सारी बॉडी पार्ट्स के ऊपर चला जाएगा। मेरे बॉडी में सारी जगहों पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच गया। अब सारी जगहों पर ब्लड पहुंचने के बाद वो ब्लड जो है वो इम्प्योर हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, क्योंकि मैंने उस एनर्जी का इस्तेमाल सारे बॉडी के हिस्सों में कर लिया है। अब इम्प्योर ब्लड जो है वो कहाँ से आएगा, तो एज वी ऑलरेडी नो इट इज कम फ्रॉम द हियर। ओके, तो ये अब उसके बारे में बात करेंगे। After circulating through the all parts body, the deoxygenated blood enters through the right atrium through the vena cava। ओके, यहाँ से वेना कावा में से क्या होगा, हमारा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एंटर होगा। यहाँ से कहाँ पर आएगा, राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम में से राइट वेंट्रिकल्स में आएगा। फिर से क्या होगा, वो ऑक्सीजनेटेड होगा और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो फिर से एरोटामा से क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा बॉडी के सारे हिस्सों में। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, देखो फिर से। When the right atrium contracts, the right ventricle expands, the blood flows into it, then the right ventricle contracts and the blood is pumped to the lungs through the pulmonary artery. In the lungs of the carbon dioxide is removed and the oxygen is absorbed and the oxygenated blood again enters the left atrium and the process repeats itself. Okay, since the blood flows through the heart twice in one cycle, it is called the double circulation। ब्लड फ्लोज के दौरान दो बार हमारा जो है हार्ट जो है वो ट्वाइस काम करता है, इस वजह से इसको डबल सर्कुलेशन भी कह सकते हैं। अब लिम्फ क्या है, यहाँ तक ही आप लोगों को लिखना है। ओके, अगर वर्किंग पूछा जाए तो यहाँ तक ही आपको लिखना है वर्किंग के अंदर। ओके, सो फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं वर्किंग ऑफ द ह्यूमन हार्ट को, कि लंग्स में से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन है वो सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा, लंग्स के अंदर पहुँचेगा। तो लंग्स से होके जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ पर आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में से फिर होके एरोटा से बाहर चला जाएगा। ओके, तो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सारे बॉडी पार्ट्स में से आएगा वो कहाँ से आएगा, वो आएगा वेना कावा से राइट एट्रियम के अंदर, राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स के अंदर, फिर वो जाएगा वहाँ से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर, वहाँ से वो फिर होगा ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो जाएगा बॉडी पार्ट्स के अंदर। ओके, तो इस तरह से हमारा पूरा जो वर्किंग है वो वर्किंग होता है। सिंपली अगर इसको याद रखना चाहो तो आप लोग याद रख सकते हो, लंग्स से जो बॉडी पार्ट्स के अंदर ब्लड आ रहा है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आ रहा है लेफ्ट साइड के हिस्से में। ओके, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, सारे बॉडी के पार्ट से आ रहा है और वो आएगा यहाँ से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में, और राइट वेंट्रिकल से फिर आएगा लेफ्ट साइड के हिस्से में और फिर जाके वो बॉडी पार्ट्स में हम लोगों को होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात की। वर्किंग के लिए आप लोगों को लिखना है इतना। ओके, यहाँ से यहाँ तक का। अब लिम्फ के बारे में बात करते हैं तो लिम्फ जो है वो कलरलेस फ्लूइड लिक्विड है प्रेजेंट इन द इंटरसेल्यूलर स्पेसिस। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे इंटरसेल्यूलर स्पेस होते हैं, जगह होती है जहाँ पर प्रोटीन एक्स्ट्रा होता है वो वहाँ पर फिट हो जाता है, जो वहाँ पर प्लाज्मा होता है वो वहाँ पर चला जाता है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो होती है वो वहाँ पर जहाँ पर भी जगह मिले वहाँ पर वो फिट हो जाती है। इस तरह से वहाँ पर एक लिक्विड क्रिएट होता है और उस लिक्विड को हम लोग कहेंगे लिम्फ, जहाँ पर सारी चीज़ें हम लोगों को इकट्ठा थोड़ी थोड़ी बची हुई वहाँ पर फिट हो जाएगी, तो उसको हम लोग कहेंगे लिम्फ। लिम्फ जो है वो जनरली ड्रेन्स इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज विच फॉर्म्स द लिम्फ वेसल एंड जॉइंस द लार्ज वेन्स। Lymph transports the digested fats and drains excess fluids from the intracellular spaces back into the blood।
तो जनरली इस वजह से हमारे शरीर के अंदर जो है वो फैट क्रिएट होता है। लिम्फ जूस जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर जो है वो बॉडी का फैट जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो है मतलब प्रोटीन जो है, फिर हमारी ये बात करते हैं प्लाज्मा की बात करते हैं, ब्लड की बात करते हैं, तो थोड़े थोड़े से आरबीसी जो होते हैं, प्लाज्मा जो होती है, प्रोटीन्स जो होते हैं, वो जहाँ पर भी जगह मिलती है वहाँ पर भी फिट हो जाते हैं और वहाँ पर जो है वो लिम्फेटिक मटेरियल्स को क्रिएट करते हैं और वो होता है लिम्फ जूस जो होता है हमारा क्रिएट होता है और वहाँ पर से फैट जो होता है वो क्रिएट होता है। हार्ट जो होते हैं वो मैमल्स के अंदर कैसे होते हैं, एम्फीबियंस के अंदर कैसे होते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर कैसे और फिशिश के अंदर कैसे होते हैं। तो मैमल्स के अंदर जो हार्ट होते हैं उसके अंदर 4 चेंबर्स होते हैं। राइट एंड लेफ्ट साइड्स ऑफ द हार्ट इज सेपरेटेड बाय द सेप्टम as like us. This prevents the mixing of oxygenated and deoxygenated blood, provides the efficient supply of the oxygen. As we already know, these types of study we have done in the structure of the human heart. Human heart का structure जब स्टडी किया था तब मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई है। तो हार्ट का बात करते हैं, हार्ट जो कि रेप्टाइल्स के अंदर है उसमें they have the 3 chambers allows the mixing of the oxygenated and deoxygenated blood because they do not use energy to maintain their body temperature. तो ये जो होते हैं जनरली उसके अंदर 3 चैम्बर्स होते हैं। तीसरा जो चैम्बर होता है वो होता है ब्लड के लिए, क्योंकि ये जो है वो एनर्जी के मेंटेनेंस के लिए, टेम्परेचर के मेंटेनेंस के लिए एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते। इस वजह से their body temperature is the same as the temperature of the surroundings. The heart in the fishes they have the 2 chambers, blood is oxygenated in the gills. Okay, तो ये भी चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की। तो जनरली प्लांट्स के अंदर 2 चीज़ें जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। फर्स्ट जो होती है वो है वाटर और दूसरी जो चीज़ होती है वो है फूड। तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो जनरली होता है जाइलम के थ्रू और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है जनरली फ्लोएम के थ्रू। तो ये भी चीज़ें हम लोगों ने स्टैंडर्ड 9th के अंदर देखी थी जब हम लोगों ने जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यूज़ के बारे में स्टडी की थी। तो हम लोगों ने देखा था कि जाइलम के पास अपने खुद के जो पार्ट्स हैं उसमें जाइलम वेसल्स, ट्रैकेट्स, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। फ्लोएम के अंदर फ्लोएम वेसल्स वो भी प्रेजेंट है, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने बात की थी। जनरली ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती कैसे है। सो फर्स्ट क्या होता है कि वाटर जो होता है वो सॉइल में प्रेजेंट होता है। हम लोग कहाँ पर डालते हैं वाटर को, सॉइल के अंदर डालते हैं। तो वो सॉइल के अंदर से रूट्स के अंदर कहाँ पर वाटर जो है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा। ओके, अब आप लोगों को पता है कि सॉइल के खुद के न्यूट्रिशंस होंगे और वाटर भी हमने यहाँ डाला, तो इस वजह से सॉइल और वाटर के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट होगा। इस वजह से जो वाटर का लेवल है वो कहाँ पर जाएगा, अपर साइड के ऊपर जाएगा। और यही चीज़ हमको अभी यहाँ पर लिखी हुई दिखेगी। ओके, तो फिर से वो वाटर जो है वो अपर साइड में जाएगा, अपर साइड से स्टेम्स के अंदर जाएगा, स्टेम से फिर जाएगा लीव्स के अंदर। ओके, यहाँ पर से ओके। अब लीव्स में से वो वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर जो है वो इवोपरेट होगा एटमॉस्फेयर के अंदर। ओके, और इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ट्रांसपीरेशन। जो वाटर है वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो वाटर के एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर जो है वो वाटर वेपर के अंदर कन्वर्जन होता है, उसको हम लोग जनरली क्या कहेंगे, ट्रांसपीरेशन कहेंगे। ओके, तो सारी प्रोसेस जो मैंने आप लोगों को सिंपली बता दी है कि वाटर जो है सबसे पहले आएगा रूट्स के अंदर, रूट्स में सॉइल और वाटर के बीच में डिफरेंस क्रिएट होगा, इस वजह से यहाँ से वाटर जो है अपसाइड होगा। अब ये ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस का इम्पोर्टेंस क्या है। तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस का इम्पोर्टेंस ये है कि जनरली वाटर जो है वो पूरा का पूरा अपसाइड में यहाँ सारी जगहों पर ट्रैवल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर पहुंचने के लिए वो क्या करेगा, सक्शन की प्रोसेस को यूज करेगा। सक्शन की प्रोसेस में जनरली क्या होता है, सनलाइट की वजह से यहाँ से आप लोगों के लीव्स जो दिख रहे हैं वो लीव्स के ऊपर क्या होगा, यहाँ पर से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होगा ताकि वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स को नीचे से क्या कर सके, खींच सके, सक्शन कर सके। इस वजह से यहाँ पर जो वाटर डालेंगे वो सारा का सारा वाटर जो है वो यहाँ पर से कहाँ पर आएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से वाटर सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है। अब देखते हैं ब्रीफ के अंदर। Xylem transports water and minerals from the root to all parts of the plant. It consists the xylem vessels and tracheids. Water and minerals enters the root by the diffusion. Then due to the transpiration, the suction force helps in the upward movement of the water and minerals. सारी प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आई होप कि अब मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग लिखना चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो। ओके, एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्टेशन इन द plants.
ओके, तो इसके अंदर आप लोग पहले आपको एक्सप्लेन करना है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम है। ओके, अब बात करते हैं फूड के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जनरली हमारे पास फ्लोएम है। फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करवाता है लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? जिस तरह से पिछली प्रोसेस में हम लोगों ने ट्रांसपिरेशन वर्ड को याद रखा था, इस प्रोसेस में हम लोग याद रखेंगे ट्रांसलोकेशन को। The phloem consists of a sieve tubes and companion cells. Food from the leaves is transferred to the xylem by the energy of the ATP molecule. ATP यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के दौरान ये जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर एंटर्स द फ्लोएम एंड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड। यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो उसकी वजह से जो फूड है वो भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इसके लिए काम कौन करता है? सीव ट्यूब्स जो है वो काम करते हैं कंपेनियन सेल्स के साथ साथ मिलकर। और ये क्या करते हैं? जनरली फूड को एक जगह से दूसरी जगह पर, सीव ट्यूब्स जो होती है वो जनरली ट्यूब्स होती है जिसके अंदर से फूड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, और फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन से फॉर्म में होता है? जनरली वो एटीपी के एनर्जी मॉलिक्यूल्स के अंदर से ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होती है। एक्सक्रीशन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आप लोगों को आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सक्रीशन यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को अपने बॉडी में से रिमूव करने की प्रोसेस, उसको जनरली क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन कहेंगे। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म द वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेल्स इनटू द सराउंडिंग्स बाय डिफ्यूजन। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे? अपना वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो बाहर निकाल देंगे। ओके, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसके लिए सारी की सारी डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रक्चर और ऑर्गेन्स काम करते हैं ये प्रोसेस करने के लिए, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूविंग करने के लिए। सबसे पहला आप लोगों को लिखना है कि एक्सक्रीशन क्या है। तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। इट इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन प्रोसेस। ओके, तो ये आपको याद रखनी है। जनरली सारे वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी में से रिमूव करने की एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन कहेंगे। अब यूनिसेल्युलर में वो एक्टिविटी होती है डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रोसेस होती है बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन के थ्रू। अब कौन से ऑर्गेन के थ्रू होती है वो हम लोग स्टडी करते हैं। द excretory system consists of a pair of kidneys, a pair of ureters, urinary bladder and urethra. Each kidney has the number of excretory units called the nephrons. तो इसके अंदर नेफ्रॉन के बारे में स्टडी करनी है हम लोगों को। और इसके साथ साथ इसके पास पेयर ऑफ किडनीज होती है, पेयर ऑफ यूरिट्रस होते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को दी गई है फिगर के अंदर। यहाँ पर पेयर ऑफ किडनीज है, ओके, यहाँ पर पेयर ऑफ यूरिट्रस है, ओके, यहाँ पर यूरिथ्रा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को फिगर के अंदर दी गई है, देख सकते हो आप लोग। नेफ्रॉन जो है उसके बारे में मैं पहले आपको फिगर दिखा देता हूँ। फिगर के अंदर आप लोगों को दिख रहा है, ये फिगर आपको ड्रॉ करनी। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द नेफ्रॉन। तो ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली ये फिगर आपको ड्रॉ करनी है। फिगर जो है वो कंपलसरी है। ओके, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अंदर 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन हार्ट और ये नेफ्रॉन। ये 4 की फिगर आपको कंपलसरी ड्रॉ करनी है। ओके, एज अ प्रोजेक्ट आप लोग ड्रॉ करके अपने रूम के अंदर चिपका सकते हो 4 फिगर को ड्रॉ करके, ताकि आपकी रोज़ की नज़र उसके ऊपर पड़ती रहे। और ये 4 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। तो जनरली इसके जो पार्ट्स है वो हम लोग देख लेते हैं। जनरली इसके अंदर जो है वो लूप ऑफ कैपिलरी नेटवर्क्स हैं। ओके, यहाँ पर है वो बाउमैन्स कैप्सूल है, ग्लोमेरुल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। ओके, ये कलेक्टिंग डक्ट है। यहाँ पर से ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। इतने जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ जनरली। अब बात करते हैं नेफ्रॉन के बारे में। Each nephron has a cup-like structure called the Bowman's capsule, containing a bundle of capillaries called the glomerules. तो यहाँ पर है बाउमैन्स कैप्सूल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है बाउमैन्स कैप्सूल जो कि बनी हुई है, और इसको बना के क्या कहेंगे हम लोग? ग्लोमेरुल्स कहेंगे। The Bowman's capsule leads into the tubular structure which joins into the collecting duct. The renal artery brings the nitrogenous waste like ammonia, urea, uric acid along with the excess of water, salts and etc.
ओके, तो यहाँ पर जनरली क्या है कि भाई बाउमेंस की कैप्सूल में यहाँ पर है वो रेनल आर्टरी है, वो जनरली क्या लेके आएगा, सारा कचड़ा लेके आएगा। कचड़ा कहाँ आएगा, सीधा ग्लोमेरुल्स के अंदर आएगा। तो कौन सा कचड़ा आ सकता है इसके अंदर, तो जनरली उसको हम एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, वो यहाँ से अंदर आएगा इनटू द नेफ्रॉन। इट फिल्टर्स द नाइट्रोजेनियस वेस्ट। अब ग्लोमेरुल्स का काम क्या है, तो जो नाइट्रोजेनियस वेस्ट का काम है उसको फिल्टर कर देना है यहाँ पर। ओके, नाइट्रोजेनियस वेस्ट को ये क्या करेगा, फिल्टर कर देगा, ताकि सारा का सारा जो कचरा है वो वहाँ से बाहर ना निकल सके, नाइट्रोजेनियस वेस्ट वहाँ से बाहर ना निकल सके। क्या करता है, into the nephron, it filters the nitrogenous waste, water and salts which passes through the tubular structure into the collecting duct। वहां से वो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, कहाँ पर, नीचे आएगा, नाइट्रोजनियस वेस्ट फिल्टर होके आएगा, वाटर और सॉल्ट्स वो भी यहाँ से निकलेगा बाहर। ओके, यहाँ से तीन चीज़ें बाहर निकलेगी, एक तो नाइट्रोजनियस वेस्ट जो है वो फिल्टर हो जाएगा, वो निकलेगा वेस्ट, उसके साथ साथ निकलेगा वाटर और निकलेगा सॉल्ट। ओके, यहाँ से आगे आएगा। अब the waste then passes through the uterus into the urinary bladder and then is sent out through the urethra as a urine। तो वो वहाँ से आएगा यूरिथ्रा के थ्रू नीचे यूरिथ्रा के अंदर, और यूरिथ्रा से वो यूरिन के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर है वो, मैं दूसरी फिगर के अंदर दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। यहाँ पर तो यूरिटर से यहाँ पर आके बाउमेंस कैप्सूल में आके यूरिथ्रा के थ्रू वो वहाँ से क्या, यूरिन के फॉर्म में बाहर कचरा निकल जाएगा। ओके, यहाँ पर भी सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पर यूरिथ्रा है। ओके, तो सबसे पहले फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं प्रोसेस को। सबसे पहले कचरा जो है वो कहाँ से आएगा, बायोमेस कैप्सूल जो है वो प्रेजेंट होती है ग्लोमेरुल्स फॉर्म में। बायोमेस कैप्सूल के अंदर जो बनता है उसको हम लोग ग्लोमेरुल्स कहेंगे। फिर जो एमोनिया, नाइट्रोजनियस वेस्ट और बाकी जो कचरा है वो आएगा रीनल आर्टरीज के अंदर से यहाँ पर। फिर ग्लोमेरुल्स जो है उसको फिल्टर करेगा, फिल्टर करके नाइट्रोजनियस वेस्ट, वाटर और सॉल्ट को आगे भेजेगा, और फिर वो जाएगा यूरिथ्रा के अंदर, और यूरिथ्रा से यूरिन के फॉर्म में वो जो है कचरा बाहर निकलेगा। जनरली इसको हम लोग कहेंगे एक्सक्रीशन इन द ह्यूमन बींग्स। ओके, यू कैन एक्सप्लेन इट वेरी इजीली। ओके, so that's it for today. Today's 3 questions are in your homework। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको लिखना है, एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ओके, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन excretion in human beings। okay, question 3, working of human heart। तो ये 3 क्वेश्चन है आज के आप लोगों को। वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट भी एक्सप्लेन किया है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स भी एक्सप्लेन किया है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स भी एक्सप्लेन कर दिया है। सो दैट्स इट, यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग वीडियो विजुअलाइजेशन करने वाले हैं इस चैप्टर का, जिसमें 2-3 चीज़ें हैं जो वर्किंग कैसे होती है वो हम लोग देखेंगे वीडियोस के साथ साथ। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में वैसे हम लोग काम करेंगे। So that's it. Thank you very much for hearing this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me on the comment section, you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me on the Instagram. Till then, bye bye everyone.